जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब ठीक हैं? जी, हम डिस्कस कर रहे हैं आपका कैफ 2 टैक्स प्रैक्टिसेज़ जिसमें हमने आपके चैप्टर 8 है इनकम फ्रॉम बिज़नेस पार्ट 2 आईकैप की बुक का वो स्टार्ट किया हुआ है। इसके लास्ट लेक्चर में हमने डेप्रिशिएबल एसेट्स क्या होते हैं, टैक्स में आप कौन-सा मेथड यूज़ करते हैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का, इनिशियल अलाउंस क्या होता है और फिर मैंने आपको अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन हम किस तरह करते हैं और टैक्स डेप्रिसिएशन किस तरह करते हैं, उन दोनों में क्या-क्या डिफरेंसेस हैं, उनके क्या इम्पैक्ट्स आने हैं और आपने किस तरह से अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करना है, अकाउंटिंग गेन ऑन डिस्पोज़ल पे को अकाउंटिंग लॉस ऑन डिस्पोज़ल को किस तरह से आपने अपने न्यूमेरिकल में एडजस्ट करना है, हमने वो डिस्कस किया था। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि आप डिस्पोज़ल पर किस तरह से टैक्स गेन ऑन डिस्पोज़ल कैलकुलेट करेंगे, किस तरह से आप उस पर टैक्स लॉस ऑन डिस्पोज़ल कैलकुलेट करेंगे। आज जो हमारा डेप्रिसिएशन वाला पोर्शन है, उसमें जो हमने चीज़ें डिस्कस करनी है, वो सबसे जो पहली चीज़ है वो ये है कि अगर एक एसेट आप बिज़नेस में पार्शियली यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि एक सोल प्रोप्राइटर बिज़नेस है और ओनर के पास एक कार है। वो अपने पर्सनल कामों के लिए भी वो कार यूज़ करता है एंड बिज़नेस पर्पज़ के लिए भी वो कार यूज़ करता है। बिज़नेस पर्पज़ के लिए क्या हो सकती है, कि जब वो वेंडर से मीटिंग के लिए जाता है, जब कस्टमर से मीटिंग के लिए जाता है, या कोई भी बिज़नेस के लिए वो जाता है, अगर वो कार यूज़ करता है, वो गाड़ी यूज़ करता है, तो वो उसका बिज़नेस पर्पज़ का यूज़ है। जब वो किसी पर्सनल काम के लिए जा रहा होगा उस कार पर, जो उसकी तब वो यूसेज होगी, वो पर्सनल यूज़ के लिए होगी। अगर इस तरह कोई और एसेट है, जो कि पार्शियल यूज़ होता है बिज़नेस के लिए और पार्शियल यूज़ होता है आपका वो पर्सनल कामों के लिए, तो उसके लिए आपको लॉ ने बताया हुआ है कि आपने किस तरह से उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। ठीक है? और अगर हम उस एसेट को डिस्पोज़ ऑफ करेंगे, तो फिर हमने तब उस पर डिस्पोज़ल गेन या लॉस किस तरह से कैलकुलेट करना है। ये एक हमारा आज का एक हमने जो टॉपिक आज डिस्कस करना है, एक ये वाला है। फिर हमने एक और चीज़ डिस्कस करनी है कि हमारा जो लॉ है टैक्स लॉ, वो कहता है कि जो आपकी व्हीकल्स हैं, ठीक है? अगर आपने वो परचेज़ किए हैं प 10 मिलियन का, ठीक है? या 12 मिलियन का आपने परचेज़ किया है, तो जो मैक्सिमम कॉस्ट आपको अलाउ होगी, वो आपको 7 एंड हाफ मिलियन की अलाउ अलाउ होगी मीन्स 75 लाख रुपए की अलाउ होगी, ठीक है? तो हम इसका भी ट्रीटमेंट देखेंगे आज के इस लेक्चर में कि हमारा ये क्या ट्रीटमेंट होगा, किस तरह इसको अपने न्यूमेरिकल में इसको ट्रीट करेंगे। अगर हमारा ऐसा कोई एसेट व्हीकल डिस्पोज़ ऑफ हो जाता है, जो हमने 7.5 मिलियन का परचेज़ मतलब जिसकी हमने कॉस्ट 7.5 मिलियन तक लिमिट की थी, तो उसका हमने डिस्पोज़ल के वक़्त किस तरह से ट्रीटमेंट करना है। फिर आखिरी 2 पॉइंट्स हैं, हमने ये डिस्कस करने के बाद, जो हमारा डेप्रिसिएशन वाला एरिया है, वो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारे पास जो रह जाती है, अमोर्टाइज़ेशन रह जाती है एंड फर्स्ट ये जो हमारा एक्सपेंडिचर होता है, प्री कमिटमेंट एक्सपेंडिचर, उसका हमने क्या ट्रीटमेंट करना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन डिज़ाइन किया हुआ है, जो हमारी जो डेप्रिसिएशन हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारा टॉपिक है, जितने भी इसमें पॉइंट्स हैं, वो सारे के सारे आपके इस जो न्यूमेरिकल है, इस प्रैक्टिस क्वेश्चन में सारे के सारे कवर हो जाते हैं। ये भी इस लेक्चर के एंड पर हम सारा कुछ कवर करने के बाद, ये क्वेश्चन हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये सबसे पहली बात, पार्शियली यूज्ड एसेट। अब पार्शियली यूज्ड एसेट की पहली ये बात है कि हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किस तरह हमने क्लेम करना है। इसका मतलब है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमने किस तरह से कौन कितना हमने क्लेम करना है। फॉर एग्जांपल, एक बिजनेस एक एसेट है, वो बिजनेस में 60% यूज हो रहा है। उसकी जो टोटल डेप्रिसिएशन बनती है, उसकी जो कॉस्ट है, वो है 1 लाख रुपए और ये कार है। इस पर कितना रेट है? 15%। तो कितना टैक्स बने टैक्स डेप्रिसिएशन बनेगी पहले साल में? ये बनेगी 15,000 रुपए। अब 15,000 का जो 60% है, वो मैं क्या करूंगा, पहले साल में क्या करूंगा, अपना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्लेम करूंगा। ये बनता है मेरे पास 9,000 रुपए। बाकी जो 6,000 रुपए है, मुझे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा बिजनेस पर्पज के लिए। क्लियर? मतलब जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, वो मुझे प्रोपोर्शनेट बेसिस पर ही अलाउ होगा।
लास्ट लेक्चर में हमने एक चीज डिस्कस की थी कि हमने WDV किस तरह से कैलकुलेट करनी होती है। वो हम लास्ट लेक्चर में, बाकी जो नॉर्मल एसेट्स हैं वो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि हमने उनकी WDV किस तरह से कैलकुलेट करनी होती है। अब यहाँ पर हमारे इस केस में जो हमारा पार्शियली यूज्ड एसेट होता है उसकी WDV कैलकुलेट करने के लिए आपको लॉ स्पेसिफिकली बताता है कि पार्शियली यूज्ड एसेट की WDV आपने किस तरह से कैलकुलेट करनी है। चलिए हम देखते हैं। हम इसी एसेट को क्या करते हैं, हम लेकर चलते हैं। जी यहाँ पर वो कहता है कि फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट एसेट की है 1,00,000 रुपए, ठीक है, ये व्हीकल है, ये हमने परचेज किया है टैक्स ईयर 2018 में। जब टैक्स ईयर 18 की वर्किंग हो रही होगी, हम जब डिप्रिसिएशन कैलकुलेट हम क्या करेंगे, 1,00,000, ठीक है, इसका 15% हमारा बनता है, कितना बनता है, 15,000 रुपए, 15,000 रुपए। अब इसमें से जो मुझे डिप्रिसिएशन अलाउ हुई होगी वो अलाउ हुई होगी सिर्फ 9,000 रुपए, और जो डिसअलाउ कितनी हुई होगी, जो मुझे डेप्रिसिएशन में क्लेम नहीं कर सकता, वो हुई हुई है 6,000 रुपए टैक्स ईयर 18 में। पहले साल तो मसला कोई नहीं है, सारा कुछ आसान है। जब हम टैक्स ईयर 19 में आएंगे, नेक्स्ट ईयर में आएंगे, ईयर 2 में जब आएंगे, ईयर 2 में इस ईयर 2 जो हमारे पास होगा, ये ईयर 1 है। जब हम ईयर 2 में आएंगे तो हमें क्या चाहिए, हमें WDV चाहिए, ओपनिंग WDV चाहिए। तो टैक्स लॉ कहता है कि आपने पार्शियली यूज एसेट की जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है तो आपने जो एक्सपेंस बुक करना है वो करना है प्रोपोर्शनेट बेसिस पर। कितनी, कौन सी अमाउंट हमारी यहां पर बनती है, वो बनती है हमारी यहां पर 9,000 रुपए पहले साल में। लेकिन वो कहता है कि जब आपने पार्शियली यूज एसेट की WDV कैलकुलेट करनी है तो WDV कैलकुलेट करते हुए आपने ये अज्यूम करना है कि वो आपका जो एसेट है वो बिजनेस पर्पज के लिए फुली यूज हो रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, अगर मेरा एसेट बिजनेस पर्पज के लिए फुली यूज हो रहा है तो मेरी डेप्रिसिएशन कितनी होनी चाहिए थी, ये हमने अज्यूम करना है, तो लास्ट ईयर कितनी होगी, 15,000 होगी, ठीक है। तो ईयर 2 में जब मैंने WDV कैलकुलेट करनी है, मैं क्या करूंगा, कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रिसिएशन डिडक्शंस अलाउड टिल डेट। हम ये अज्यूम कर रहे हैं WDV कैलकुलेट करते हुए ये जो मेरा एसेट है ये मेरा फुल्ली यूज हो रहा है बिजनेस पर्पज के लिए, ये सिर्फ अज्यूम करना है WDV कैलकुलेट करते हुए। अब मैंने WDV कैलकुलेट कर ली ईयर 2 में, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 15% से, ठीक है, ये बनेगा 85,000 मल्टीप्लाई बाई 15%, ये अमाउंट बनती है 12,750। लेकिन हमने ये सिर्फ अज्यूम किया था WDV के लिए। जब हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्लेम करेंगे तो मुझे जो अलाउ होगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ईयर 2 में वो होगा इसका 60%, 7,650। जो डिसअलाउ होगा वो कितना होगा, 5,100। अब हम जाते हैं ईयर 3 पे। अब ईयर 3 हमारा है टैक्स ईयर 2020। अब हमने क्या करना, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। डेप्रिसिएशन के लिए मुझे क्या चाहिए, ओपनिंग WDV चाहिए, क्लियर। अब मेरे पास WDV का क्या फॉर्मूला है, कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रिसिएशन डिडक्शंस टिल डेट, मतलब डेट ऑफ परचेज से लेकर आज की डेट तक जितनी मैंने डिप्रिसिएशन चार्ज की है वो मैं लेस करूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगी, WDV आ जाएगी। अभी हमने क्या पढ़ा था कि हमने पार्शली यूज एसेट की WDV जब कैलकुलेट करनी है तब हमने ये अज्यूम करना है कि वो हमारा एसेट फुली कहां पर यूज हो रहा है, बिजनेस पर्पज के लिए यूज हो रहा है। कॉस्ट कितनी है, 1,00,000 रुपए। अगर ये एसेट फुल्ली बिजनेस में यूज होता तो आज की डेट तक इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी होती, वो होती 15,000 प्लस 12,750, ये बनती है
27750। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15% से। ये आपके पास बनता है 72250 मल्टीप्लाई बाई 15%। ये आपके पास डेफिनेशन बन जाती है 100837838। लेकिन इसमें से मुझे कितनी अलाउ होगी? 60% अलाउ होगी, क्योंकि मैं यूज कर रहा हूँ 60% यूज कर रहा हूँ बिजनेस में, एंड रिमेनिंग में क्या कर रहा हूँ? पर्सनल यूज कर रहा हूँ। ये अमाउंट क्या हो जाएगी? डिसअलाउ हो जाएगी। इसका 60% बनता है 6503। 6503। तो टोटल मेरे पास डिसअलाउ कितनी बनती है? 10। वो बन जाती है 4335। तो अब आपको ये तो आ गया है कि पार्शियली यूज एसिड की हमने डेप्रिसिएशन किस तरह कैलकुलेट करनी है। जो हमने एक्सपेंस हमारा कितना होगा? 60% ही होगा प्रोपोर्शनेट बेसिस पर। लेकिन जब आपने ओपनिंग डब्ल्यूडीवी कैलकुलेट करनी है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए, तो तब आपने ये अज्यूम करना है कि जो हमारा पार्शियली यूज्ड एसेट है, ये बिजनेस पर्पज के लिए फुल्ली यूज हो रहा है। ठीक है, तो अब जब हम इसको डिस्पोज ऑफ करेंगे, ठीक है, जब हम इसको डिस्पोज ऑफ करेंगे, तो तब हम क्या करेंगे? इसका डिस्पोजल का भी अपना एक प्रोसीजर है, वो लॉ ने डिफाइन किया हुआ है, हम बुक से वो पढ़ेंगे भी सही। हम कहते हैं जीयर 4 में ये ऐसे डिस्पोज हो गया है कितने का? 80,000 रुपए का। तो हमारे पास डिस्पोजल की वर्किंग क्या होती है, जो आपने अकाउंटिंग में भी पढ़ी थी, जहां पे भी सेम वर्किंग है, वो है सेल प्रोसीड। कितनी है आपके पास? 80,000 रुपए। उसमें से आप लेस करते हैं क्या? डब्ल्यू। ये टैक्स टैक्स रूल्स हैं, हम यहां पर लेस करेंगे टैक्स डब्ल्यू। तो लॉ कहता है कि जब आपने डिस्पोजल के टाइम पर डब्ल्यू कैलकुलेट करनी है, तो तब आपने कॉस्ट में से सिर्फ वही डेप्रिसिएशन लेस करनी है जो आपको एक्सपेंस अलाउ हुआ है। ठीक है, आपने एसेट की कॉस्ट में से सिर्फ वही टैक्स डेप्रिसिएशन लेस करनी है जो आपको एक्सपेंस अलाउ हुआ है। अब आप देखें, आपने एसेट को यूज किया 3 साल, इसकी कॉस्ट कितनी थी? 1 लाख। ईयर 1 की डेप्रिसिएशन जो आपको अलाउ हुई थी, ईयर 1 की डेप्रिसिएशन आपको कितनी अलाउ हुई थी? आपको अलाउ हुई थी सिर्फ 9,000। ईयर 2 की आपकी डेप्रिसिएशन अलाउ हुई थी, वो आपको अलाउ हुई थी, हम देखें यहां पर ये मेंशन्ड है 7650। 7650। और ईयर 3 में आपको कितनी अलाउ हुई थी? ईयर 3 में वो आपको अलाउ हुई थी 6503। जब सारे ये लेस करेंगे, तो आपके पास यहां पर क्या आ जाएगी? डब्ल्यूटीवी आ जाएगी। ये बनती है डब्ल्यूडीवी 76847। तो आपके पास शेयर प्राइस कितनी है? 80,000। तो आपके पास यहां पर क्या आ गया है? डिस्पोजल गेन ऑन पार्शियल यूज्ड एसेट, डिस्पोजल गेन। ये बनता है आपके पास 80,000। या फिर आपके पास गेन कितना आ गया आपको यहाँ पर? 3153। जब आप न्यूमेरिकल कर रहे होंगे, आप इस गेन को क्या करेंगे? अपने अकाउंट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड कर देंगे। ठीक है, ये था आपका पार्शियली यूज्ड एसेट। आपने इसको किस तरह से यहाँ पर ट्रीट करना है। जो नेक्स्ट पॉइंट है, वो आपकी है व्हीकल की कॉस्ट, लिमिट ऑन कॉस्ट ऑफ व्हीकल। अब यहां पर टैक्स लॉ कहता है कि अगर आप ऐसा व्हीकल ले रहे हैं जो प्लेइंग फॉर हायर नहीं है। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि व्हीकल प्लेइंग फॉर हायर क्या होता है, एंड व्हीकल नॉट प्लेइंग फॉर हायर क्या होता है।
अब यहां पर लॉ कहता है कि अगर आपका एक व्हीकल है, वो है प्लेइंग फॉर हायर, एक दूसरा है नॉट प्लेइंग फॉर हायर, इसमें नो कॉस्ट लिमिट, जितने का आपने परचेज किया है टैक्स पर्पज के लिए आपकी उतनी ही कॉस्ट होगी, एंड आप टोटल कॉस्ट पर जो रेलेवेंट रेट्स हैं उसके मुताबिक आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं। लेकिन जो व्हीकल नॉट प्लेइंग फॉर हायर है, उसमें लॉ कहता है कि मैक्सिमम जो आपको कॉस्ट अलाउ होगी वो होगी 7.5 मिलियन रुपीस, मीन 75 लाख रुपए तक की आप कॉस्ट एसेट की ले सकते हैं। मिसाल के इसका क्या मतलब है कि एक व्हीकल आपने परचेज किया कार ए, वो आपने परचेज की 30 लाख रुपए की, ये 3 मिलियन बनता है, तो आप टोटल कॉस्ट आप कितनी होगी आपकी, वो है 30 लाख, 3 मिलियन 30 लाख रुपए। आपने कार बी परचेज की बिजनेस ने, उसकी वैल्यू है 5 मिलियन। आप सारी की सारी कॉस्ट को क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए आप सारी कॉस्ट को यूज करेंगे, उस पर आप क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, आपको सारी की सारी अलाउ है। आपने कार सी परचेज की, वो है 8 मिलियन, 80 लाख रुपए। टैक्स लॉ कहता है कि नहीं भाई, ये आपका व्हीकल नॉट प्लेइंग फॉर हायर है, इसलिए जो मैक्सिमम, बेशक आपने 80 लाख परचेज किया है, आप अकाउंटिंग में क्या आपने एंट्री क्या की होगी, व्हीकल डेबिट 80 लाख रुपए, कैश क्रेडिट या पेएबल क्रेडिट 80 लाख रुपए से, और आपने उसी के मुताबिक क्या किया होगा, उस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज की होगी। लेकिन लॉ कहता है जब आप टैक्स की वर्किंग करेंगे, जब आप टैक्स डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, तो तब आपने इस एसेट की कॉस्ट को 80 लाख नहीं लेना, आपने 7.5 लेना है, जहां पर कॉस्ट की लिमिट लग जाती है। क्लियर? अगर इससे नीचे आपने किसी कॉस्ट में परचेज की है, तो जो आपकी कॉस्ट एक्चुअल होगी, टैक्स के लिए भी आपकी वही कॉस्ट होगी, और उसी कॉस्ट को आप क्या करेंगे, डेप्रिशिएट करेंगे, जो हम पहले सारे प्रोसीजर पढ़ चुके हैं डेप्रिसिएशन के, सेम रूल्स हैं। ठीक है? अब मिसाल के तौर पर, अब यहां पर आपने क्या किया, एक कार थी कार सी, आपने टैक्स ईयर 2018 में क्या की, परचेज की 9 मिलियन की। लेकिन जब आप टैक्स में आएंगे, आपने अकाउंटिंग में एंट्री क्या की होगी, आपकी कार या व्हीकल डेबिट कैश क्रेडिट 9 मिलियन से। ठीक है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस है, जब आप टैक्स की वर्किंग करेंगे, आप ईयर वन आपका कौन सा है, टैक्स ईयर 18, आपने क्या कैलकुलेट की होगी, डेप्रिसिएशन। तो क्या फार्मूला है, WDV मल्टीप्लाई बाई टैक्स रेट, सॉरी डेप्रिसिएशन रेट। लेकिन और हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि जब आप किसी एसेट को फर्स्ट ईयर में परचेज करते हैं, तो जो उसकी कॉस्ट होती है वो उसकी क्या होती है, WDV होती है, क्योंकि ये व्हीकल है, ठीक है, नॉट प्लेइंग फॉर हायर है, मैंने परचेज किया 9 मिलियन का, ये साफ 7.5 मिलियन से ज्यादा है, तो टैक्स पर्पज के लिए मेरी जो WDV होगी, जो कॉस्ट होगी, वो होगी 7.5 मिलियन। इसको मल्टीप्लाई करूंगा 15% से, तो मेरे पास जीयर वन की क्या आ जाएगी, डेप्रिसिएशन आ जाएगी, ये बनती है 11,25,000 रुपए। ठीक है, अब आप आएंगे जीयर टू में, टैक्स ईयर 19, आप क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, आपने ओपनिंग WDV कैलकुलेट करनी है, किस तरह कैलकुलेट करेंगे, 7.5 मिलियन माइनस टोटल डेप्रिसिएशन ऑलरेडी डिडक्टेड 11,25,000 रुपए, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 15%, 7.5 मिलियन माइनस 11,25,000 मल्टीप्लाई बाई 0.15, आपके पास आ जाता है 9,56,250 रुपए, आपके पास ईयर टू की डेप्रिसिएशन आ जाती है। फिर हम आते हैं ईयर थ्री में, टैक्स ईयर 20, हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, ये बनती कितनी बनेगी, 7.5 मिलियन
मैंने हमने क्या कैलकुलेट करनी है, ओपनिंग WDV कैलकुलेट करनी है। तो मेरे पास क्या आएगा, 11,25,000 टोटल डेप्रिसिएशन माइनस 9,56,250। इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं 15% से, ये मेरे पास बन जाता है, क्या अमाउंट बनेगी, ये मेरे पास आंसर यहाँ पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आता है 812813। अब ईयर 4 में अगर मैं इस एसेट को सेल करता हूं, ईयर 4 में मैंने इस कार को सेल कर दिया है कितने का, 7.8 मिलियन का। अब जो मेरी सेल प्राइस लगी है इस कार की, ये क्यों लगी है इतने, क्योंकि मैंने ये 9 मिलियन की परचेज की थी। ठीक है, क्योंकि ना अगर ये मैंने परचेज की होती 7 मिलियन की तो इसकी सेल प्राइस कम हो जाती। अब मैंने इसको परचेज किया 9 मिलियन की और ये मैंने सेल किया 7.8 मिलियन की। अब ये जो, क्योंकि इसमें भी जो एडिशनल 15 लाख की जो कॉस्ट मैंने इनकर की थी, इस सेल प्राइस में भी उसका फैक्टर होगा। अब क्योंकि टैक्स लॉ ने आपकी जो कॉस्ट है 7.5 मिलियन तक लिमिट कर दी है, इसलिए टैक्स लॉ कहता है कि जब आप उस किसी व्हीकल को सेल करेंगे जिस पर आपकी कॉस्ट लिमिट की गई है 7.5 मिलियन से, तो तब आप उसकी सेल प्राइस को भी क्या कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, अब यहां पर जब हम सेल हमने किया है, हमने सेल प्राइस को एडजस्ट करना है। क्लियर। अब ये किस तरह से एडजस्ट होगी, आपको टैक्स लॉ ने क्या दिया, इसका फॉर्मूला दिया है। चलिए मैं आपको वहां से दिखा देता हूं। टैक्स लॉ कहता है कि जब आपने, ठीक है, क्या करना है, जब आपने सेल करनी है तो आपने वो कॉस्ट को, उस कॉस्ट को जिसको पर आपको डेप्रिसिएशन अलाउ की गई है, मीन 7.5 मिलियन, उस कॉस्ट को जिस पर आपको डेप्रिसिएशन अलाउ की गई है 7.5 मिलियन, उसको आप डिवाइड करेंगे एक्चुअल कॉस्ट पर। ठीक है, और फिर उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल प्रोसीड से। यहां पर अगर आप देखें हमारी एग्जांपल में, हम सेल प्रोसीड किस तरह कैलकुलेट करेंगे, सेल प्रोसीड इन फॉर डिस्पोजल, कितनी हमारी वैल्यू है, हमें कॉस्ट अलाउ की गई है 75 लाख रुपए, टोटल कॉस्ट थी आपकी 9 मिलियन। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल सेल प्रोसीड 7.8 मिलियन, आपके पास सेल प्रोसीड्स आ जाएंगी। गेन लॉस कैलकुलेट करने के लिए कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 65, 6.5 आपकी क्या है, यहाँ पर सेल प्रोसीड्स है। अब इसमें से आप क्या करेंगे, लेस करेंगे, इसमें से आप लेस करेंगे WDV, लेस WDV। वो आपके पास कितनी है, आपके पास कॉस्ट है 7.5 मिलियन जिसको आप, जो आपको अलाउ की गई थी। इसमें से आप ईयर 1 की क्या डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, 11,25,000 रुपए। ईयर 2 की आपके पास थी 9 लाख समथिंग, एक मिनट कंफर्म कर लेते हैं, 9,56,250 रुपए। ईयर 3 की आपके पास थी 8,12,813, 8,12,813। जब आप सबको लेस करेंगे तो आपके पास इस एसेट की WDV आ जाएगी, ये बनती है 4605,937। जब आप इसको लेस करेंगे सेल प्राइस में से, माइनस कितनी कर क्या होगी, 4605,937, आपके पास आ जाएगा गेन। आपके पास गेन बनता है 18,94,063 रुपीज। आपके पास क्या आ जाता है, टैक्स गेन ऑन डिस्पोजल। ये आपके आज की वीडियो के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो आपको काफी बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, जो हमने काफी डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। अब हम बुक से पढ़ते हैं। हमने लास्ट ये लेक्चर में ये चीज आपको स्किप करा दी थी
ये जो पॉइंट है ये इसमें बताता है कि आपने पार्शियली यूज्ड एसेट की WDV किस तरह से कैलकुलेट करनी। अब हम पढ़ते हैं WDV ऑफ द एसेट in case asset is used partially for business and partially for non-business purposes, ठीक है, shall be computed, WDV shall be computed on the basis that the asset has been solely used to derive business income। WDV कैलकुलेट करते हुए आपने इस तरह कंप्यूट करनी है कि आपका जो एसेट है वो फुल्ली बिजनेस में यूज हुआ है। क्लियर? आपको मैंने क्या बताया था कि जब आप WDV कैलकुलेट करेंगे तो तब आपने ये एज्यूम करना है कि जो आपका पार्शियली यूज्ड एसेट है ये WDV कैलकुलेट करते हुए आपने ये एज्यूम करना है कि ये फुली क्या हो रहा है, बिजनेस पर्पस के लिए यूज हो रहा है। It means that depreciation allowed as well as disallowed shall be deducted from the cost of asset in arriving at the WDV। हमने ऐसे ही किया था। अभी आपको जब मैंने एग्जांपल पीछे कराई है, हमने ऐसे ही किया था। तभी आपको पहले मैंने एग्जांपल से समझाया है कितना कि जब हम इसको रीड करें तो आपको ये चीज क्लियर हो जाए। However, the WDV of the asset shall be increased। ये अब बात कर रहे हैं डिस्पोजल की। increased by the amount of depreciation disallowed। अब यहां पर आप समझें, आपको मैंने एक आसान तरीका बताया कि जब आप डिस्पोजल करेंगे तो डिस्पोजल की आपने WDV किस तरह से कैलकुलेट करनी है, पार्शियली यूज एसेट की। उसे हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, डिस्पोजल के वक्त वर्किंग करते हुए WDV की आपने सिर्फ कॉस्ट में से वो डेप्रिसिएशन अलाउ करनी है, लेस करनी है जो आपको टैक्स पर्पज के लिए अलाउ थी। मतलब जो आप जितनी परसेंटेज आपने बिजनेस में यूज की है वो जो आपको बिजनेस के लिए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अलाउ हुआ था, सिर्फ आप कॉस्ट में से वो वाला लेस करेंगे। क्लियर? अब दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास कि आपने कॉस्ट में से सारी डेप्रिसिएशन लेस की हुई है टोटल, जो कि हम कब करते हैं, जब हम पार्शियली यूज एसेट की WDV कैलकुलेट करते हैं डेप्रिसिएशन पर्पज के लिए। ठीक है, तो लॉ कह रहा है कि उस जब आपने ये वर्किंग की होती है तो डिस्पोजल के वक्त आपने वो वाली डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर देनी है जो आपको डिसअलाउ थी। क्लियर? दोनों सेम ही है, आप कान को उस तरफ से पकड़े या उस तरफ से पकड़े, आंसर सेम ही आना है। तो ये आपको दूसरा तरीका बता रहा है, लेकिन दोनों ठीक है। जो मैंने बताया वो ज्यादा इजी है कि आपने कॉस्ट में से सिर्फ वो वाली डेप्रिसिएशन लेस करनी है जो आपको टैक्स पर्पज के लिए अलाउ थी। तो आप कहां पर पहुंच जाएंगे, WDV ऑफ डिस्पोजल पर पहुंच जाएंगे, फिर आप क्या कर लेंगे, डिस्पोजल गेन या लॉस कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर? ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब यहां पर एक और चीज, ये हमारे पेपर में टेस्ट नहीं होगा क्योंकि ये बात कर रहा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, लीजिंग कंपनी की, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। अगर आपको याद हो, जब हम चैप्टर 7 पढ़ रहे थे जिसमें हमने फाइनेंस कॉस्ट पढ़ा था और वहां पर हमने आपको बताया था कि आपने लीज रेंटल का क्या ट्रीटमेंट करना है टैक्स में। वहां पर मैं आपको ये भी बताया था कि लीज आपके सिलेबस में नहीं है, FR1 में आपने नहीं पढ़ी होती, इसलिए आपको KF2 पढ़ते हुए समझ नहीं होती। तो आपको मैंने छोटा बहुत वहां पर कॉन्सेप्ट भी दिया था कि लीज क्या होती है, लीज रेंटल्स क्या होते हैं, तो वहां पर आपने किस तरह ट्रीटमेंट करना होता है, आपको लास्ट चैप्टर में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। इनका फ्रॉम बिजनेस का आई थिंक लेक्चर नंबर 4 है जिसमें हमने ये चीज डिस्कस की थी। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि जो वहां पर हमने बात की थी लेसी की, जो लीज पर एसेट लेता है, यहाँ पर वो बात कर रहा है कि जो पर्सन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लीज पर एसेट देता है तो उसने ये अज्यूम करना है कि वो एसेट उसका अपना है और वो उसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड रखेगा और उस पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या करेगा, क्लेम करेगा। पहली बात ये, मतलब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किस तरह क्लेम करेगा, जो हमने ऊपर सारे रूल्स पढ़े हुए हैं। अगर बिल्डिंग लीज पर दी हुई है तो बिल्डिंग उसकी अपनी कंसिडर की जाएगी, उस पर वो 10% डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करेगा। अगर कोई प्लांट मशीनरी दिया हुआ है, व्हीकल दिया हुआ है, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स दिए हुए हैं, तो वो उस पर कितने परसेंट चार्ज करेगा डेप्रिसिएशन, 10%, सॉरी 15% क्या करेगा, उस पर वो चार्ज करेगा। अगर कोई कंप्यूटर इक्विपमेंट्स हैं जो उसने दिए हैं लीज पर, वो उसके अपने कंसिडर होंगे, उस पर वो 30% क्या करेगा, डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा। लेकिन जो मैक्सिमम डेप्रिसिएशन उसको अलाउ होगी वो लीज रेंटल, जो उस एसेट से उसको लीज रेंटल्स मिल रहे होंगे, वो उसके अगेंस्ट एडजस्ट होगी। अगर लीज रेंटल उसको मिल रहे हैं 1 लाख पर मंथ के हिसाब से, 1 लाख पर ईयर के हिसाब से लीज रेंटल मिल रहे हैं,
और जो उस एसेट की डेप्रिसिएशन बन रही है वो बन रही है 1,20,000। ठीक है, तो उसको जो मैक्सिमम डेप्रिसिएशन अलाउ होगी वो 1,00,000 अलाउ होगी, बाकी 20,000 क्या हो जाएगी, आपको डिसअलाउ हो जाएगी। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये आपके पेपर में टेस्ट नहीं होगा। फिर नेक्स्ट वही कि जो व्हीकल नॉट प्लेइंग फॉर हायर होगा, उसकी जो मैक्सिमम कॉस्ट है वो 75 लाख रुपए होगी। ठीक है, और बाकी किस तरह ट्रीटमेंट करना है, गेन किस तरह से कैलकुलेट करना है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस एग्जाम्पल में कर चुके हैं। अब हमारे आखिरी दो कॉन्सेप्ट हैं। फिर वो कह रहा है कि जो आपकी स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट्स होती हैं, हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। वो कह रहा है कि इसकी जो कॉस्ट है, जो आप स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट्स आप बियर कर बना रहे होते हैं, तो इसकी कॉस्ट में लैंड की कॉस्ट शामिल नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बनाई बिल्डिंग, लैंड परचेज किया, आपने एक बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग की कॉस्ट सेपरेट बिल्डिंग बन गई। आपने यहाँ पर एक रोड्स बनाए, जिस तरह पार्किंग स्लॉट्स बनती हैं, वो सारी आपकी क्या है, स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट्स हैं। अब जिस जगह पर आपने वो पार्किंग स्लॉट बनाई है, पार्किंग स्लॉट पर आपको लगे हैं 5 लाख रुपए। ठीक है, आप कहते हैं क्योंकि ये लैंड मेरा इसमें कवर हो गया है, जो लैंड की जो कॉस्ट बनती है वो भी मैं इसका पार्ट बना लूं, तो 10 लाख बनता है। तो लोग कहते हैं नहीं, जो आपने एक्चुअल कॉस्ट इनकर किया स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट्स के ऊपर, सिर्फ वही कॉस्ट होगी, लैंड वाली कॉस्ट इस कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी। क्लियर? अब आखिरी दो पॉइंट, इसमें हम ये भी एग्जांपल से समझते हैं। पहली चीज, अगर आपने कोई बिजनेस ने, ये बात हो रही है बिजनेस वाले इमूवेबल प्रॉपर्टी की, किस वाली, बिजनेस वाली इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है। एक इमूवेबल प्रॉपर्टी वो भी होती है जो हमारी कैपिटल एसेट्स में फॉल करती है, जिस पर हम क्या करते हैं, कैपिटल गेन कैलकुलेट करते हैं। तो ये प्रोविजन उस पर अप्लाई नहीं होगी, ये प्रोविजन सिर्फ अप्लाई होगी बिजनेस की इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो कि डेप्रिशिएबल एसेट होगा। ठीक है, अब लॉ कहते हैं कि आपने, बिजनेस ने एक इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल की है, और सेल करते हुए जो उसकी सेल प्राइस है वो ज्यादा है उस इमूवेबल प्रॉपर्टी की कॉस्ट से। ठीक है, तो तब आपने क्या कंसिडर करना है, आपने कंसिडर करना है, ये अज्यूम करना है कि जो आपकी सेल है, जो आपकी कॉस्ट है और आपकी जो सेल है वो सेम है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल करते हैं यहां से, टैक्स ईयर 17 में आपने एक बिल्डिंग परचेज की, उसकी कॉस्ट थी 10 मिलियन। ठीक है, आपने टैक्स ईयर 17 में क्या किया होगा, उस ईयर 1 है आपका, आपने डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी 10 मिलियन, मल्टीप्लाई बाई 10%, आपके पास आ गया होगा 1 बिलियन, डेप्रिसिएशन आ गई होगी। टैक्स ईयर 18 आपके पास क्या है, ईयर 2 है, आपने डेप्रिसिएशन चार्ज की, क्या फार्मूला है, कॉस्ट डब्ल्यूडीवी मल्टीप्लाई बाई रेट, डब्ल्यूडीवी क्या है, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, टोटल जो हमने अभी लेस की होती है, मल्टीप्लाई बाई 10%, आपके पास बन जाएगी 9 लाख। ठीक है, आपने ईयर 3 में आके डिस्पोज ऑफ कर दिए, आपने सेल की है इसको 11 मिलियन से। अब लॉ क्या कह रहा है कि अगर आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल प्राइस उसकी कॉस्ट से ज्यादा हो रही है, उसकी कॉस्ट से इंक्रीज कर रही है, तो तब आपने क्या अज्यूम करना है कि उसकी जो सेल प्राइस है उसकी वही क्या उसकी कॉस्ट है। अब हम यहां पर डिस्पोजल की वर्किंग करते हैं, क्या वर्किंग होती है, सेल प्रोसीड्स 11 मिलियन, इसमें से आप लेस करते होते हैं डब्ल्यूडीवी। अब डब्ल्यूडीवी कैलकुलेट करते हुए, डब्ल्यूडीवी का क्या फॉर्मूला है, कॉस्ट माइन लेस, हम उसमें से लेस करते होते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेरे पास क्या है, ईयर 1 में है 10 लाख, ईयर 2 में है 9 लाख। ठीक है, तो लॉ कहता है कि आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वही लेनी जो आपने चार्ज की होती है, लेकिन जब आप कॉस्ट लेंगे, कॉस्ट आपकी बन जाएगी 11 मिलियन। अब समझ आई कि अगर सेल प्राइस
इमूवेबल प्रॉपर्टी की कॉस्ट से एक्सीड करती है, तो जो सेल प्राइस है वही आपने क्या कंसिडर करनी है, कॉस्ट कंसिडर करनी है। इसमें से आप लेस करेंगे 19 लाख रुपए, ठीक है, आपके पास वैल्यू जहां पर बन जाती है, ये बनती है 9.1 मिलियन, ठीक है। अब मेरे पास क्या आ जाएगा, गेन आ जाएगा, कितना आएगा, 19 लाख रुपए। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी बिजनेस में यूज्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी आप सेल करेंगे, अगर उसकी सेल प्राइस उसकी कॉस्ट से ज्यादा है, तो जो उसकी कॉस्ट है, वो जो उसकी सेल प्राइस होगी, वही क्या कंसिडर की जाएगी, उसकी कॉस्ट कंसिडर की जाएगी। तो उस केस में उस इमूवेबल प्रॉपर्टी पर जो गेन आएगा, वो हमेशा इक्वल होगा उस इस बिल्डिंग की, उस इमूवेबल प्रॉपर्टी की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के। अब यहां पर बुक में आप देखें, अगर for computing gain on disposal of immovable property, the consideration received shall be treated as cost of the property if the consideration exceeds its cost. It means gain on disposal shall be equal to the depreciation previously allowed. इसका मतलब क्या हुआ, हमने जो भी डिस्कस किया वो तो समझ आ गई। अगर जो मैंने बिल्डिंग डिस्पोज ऑफ की है, ठीक है, अगर उसकी सेल प्राइस उसकी कॉस्ट से कम होती, मैं कहता हूं मैंने कितने की बेची है, मैंने 10 मिलियन की बेची है। अब जब मैं कहता हूं मैंने 9 मिलियन की बेची है, मतलब उसकी कॉस्ट से कम कर लेते हैं, कॉस्ट इक्वल है या कॉस्ट से कम है, तो तब क्या होगा, तब जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट थी वही क्या होगी, उसकी कॉस्ट होगी, ठीक है, जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट थी वही क्या होगी, उसकी कॉस्ट होगी। मैं कहता हूं ये मैंने बेची है 9 मिलियन की। अब यहां पर मेरे पास सेल प्रोसीड कितनी है, 9 मिलियन है। अब मेरे पास यहां पर जो है WDV किस तरह आएगी, 10 मिलियन माइनस 1.9 मिलियन, ये मेरे पास बन जाती है 8.1 मिलियन। 8.1 मिलियन, मेरे पास कितना यहां पर गेन आएगा, सिर्फ 9 लाख मेरे पास गेन आएगा। तो ये जो प्रोविजन है ये तब अप्लाई होगी जब आपकी सेल प्रोसीड्स आपकी बिल्डिंग की इमूवेबल प्रॉपर्टी की कॉस्ट से एक्सीड करेंगी। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि अगर आपका एक था डेप्रिशिएबल एसेट, जो आपने पाकिस्तान में आप यूज कर रहे थे, अब यूज करने के बाद आप उसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं लेकिन पाकिस्तान से बाहर, मतलब आप अपने बिजनेस में आप एक एसेट यूज कर रहे थे, अब आप उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बाहर सेल कर रहे हैं। अब इस एक्सपोर्ट में दो ऑप्शन है, आप किसी थर्ड पर्सन को सेल कर रहे हैं, या आपकी बाहर की कंट्री में कोई आपकी सब्सिडरी आपने बनाई है, कोई आपने वहां पर ब्रांच ओपन की है, अगर आप वहां पर भी शिफ्ट कर रहे हैं उस एसेट को, वो भी क्या है, एक्सपोर्ट। वो यहां पर ये नहीं कहा कि डिस्पोज ऑफ आपने की है, आपने एक्सपोर्ट की है बाहर और ट्रांसफर्ड आउट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। द पर्सन शैल बी ट्रीटेड एज हैविंग डिस्पोज ऑफ द एसेट एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट और ट्रांसफर फॉर ए कंसिडरेशन रिसीव्ड इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ एसेट। क्लियर। अब पहले वाले पॉइंट में क्या था कि आप कॉस्ट को कंसिडरेशन रिसीव इक्वल कर रहे थे। अब यहां पर इस पॉइंट में क्या है कि जो आपकी कंसिडरेशन रिसीव्ड है वो आपकी हमेशा कॉस्ट की इक्वलेंट होती है। हम यहां पर इसको समझ लेते हैं। जी, पहला पॉइंट, हम एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास एक मशीन थी, मशीन रहने देते हैं, व्हीकल कर लेते हैं, क्योंकि मशीन अगर हम करते हैं हमें उस पर क्या करना होगा, इनिशियल अलाउंस भी कैलकुलेट करना होगा, तो हमारा एक स्टेप बढ़ जाएगा। कि हम एग्जांपल में क्या लेते हैं, व्हीकल को लेते हैं, हमने वो परचेज किया 6 मिलियन का, 7.5 मिलियन से कॉस्ट कम है, इसलिए मुझे पूरी अलाउ होगी। ये टैक्स ईयर 18 है, ये टैक्स ईयर 19 है, और ये टैक्स ईयर 20 है। इसमें हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। 6 मिलियन का मेरे पास 15% कितना बनता है, 15×6 = 90, ये बन जाता है 9 लाख रुपए। ये कितना, 6 मिलियन बटे 15%, GR2 में कितनी बनेगी डेप्रिसिएशन,
7,65,000 रुपए। किस तरह आई है ये आई है मेरे पास 6 मिलियन माइनस 900,000, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 0.15, ये बनती 7,65,000 रुपए। अब ईयर 3 में, टैक्स ईयर 20 में, मैंने इस एसेट को 7 मिलियन का 7 मिलियन का मैंने क्या कर दिया, डिस्पोज ऑफ कर दिया है यूके के एक पर्सन को, और ये क्या हो रही है, एक्सपोर्ट हो रही है, ठीक है। अब क्योंकि मैं इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूं, अगर हम दो केस लेते हैं, पहला केस क्या है कि मैं इसको लोकल सेल की है 7 मिलियन की, दूसरा क्या है कि मैंने एक्सपोर्ट की है, ठीक है। अब सेल प्रोसीड्स क्या है, सेल प्रोसीड अगर मैंने लोकल सेल किया तो जो 7 मिलियन है वही क्या है, मेरी सेल प्राइस होगी। अगर मैं एक्सपोर्ट करता हूं तो लॉ कहता है कि जो मेरी कॉस्ट है वही क्या बन जाएगी, मेरी सेल प्राइस बन जाएगी। कॉस्ट कितनी है मेरी, 6 मिलियन है। अब WDV कितनी बनेगी, कॉस्ट मेरे पास है 6 मिलियन, डेप्रिसिएशन कितनी है, 9 लाख, एक साल लेस हुई है मेरी, दूसरे साल कितनी हुई है, 7,65,000 रुपए। टोटल ये बन जाती है 4,33,5,000, 4,33,5,000। अगर आप लोकल सेल करेंगे 7 मिलियन का, आपके पास गेन कितना बनेगा, 26,65,000 रुपए, और यहां पर कितना बनेगा आपका, 16,65,000 रुपए, ठीक है। और ये हमेशा, जब ये हमेशा आपके किसके इक्वलेंट होगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के आपके इक्वलेंट होगा। अब यहां पर एक और चीज कि अगर मेरी सेल प्राइस यहां पर होती 5.5 मिलियन, लोकल में मैं कितनी लेता, 55 लाख लेता, लेकिन एक्सपोर्ट में मैं फिर भी क्या लेता, 6 मिलियन ही लेता, 60 लाख ही लेता, क्योंकि यहां पर मेंशन नहीं है कि आपकी अगर कॉस्ट, सेल प्राइस कॉस्ट से एक्सीड करती है। वो कहते हैं कि अगर आपने कोई एसेट एक्सपोर्ट किया है, आप पहले यूज कर रहे थे, आप उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उस केस में जो आपकी कंसिडरेशन रिसीव्ड है वो हमेशा किसकी इक्वलेंट होगी, आपकी कॉस्ट ऑफ एसेट की इक्वल होगी। बेशक आपकी जो कंसिडरेशन है वो कॉस्ट से कम है या कॉस्ट से ज्यादा, मैटर नहीं करता। पॉइंट ए इसमें एंड इसमें मेन डिफरेंस ही यही है, यहाँ पर आपका जो डेप्रिसिएशन वाला एरिया है वो सारे का सारा कवर हो गया है। अब जो मैंने आपके लिए एग्जांपल क्वेश्चन बनाया है, हम वो डिस्कस करते हैं अब, एंड उसके बाद आपका जो डेप्रिसिएशन वाला पूरा पोर्शन है वो इंशाल्लाह आपको बिल्कुल डिटेल में समझ आ जाएगा। अब वो कहता है कि एएस इंटरप्राइज एक बिजनेस है, ठीक है, और वो उसने स्टार्ट किया था बिजनेस 2018 में, और किस में इन्वॉल्व है कि आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करता है। उसके जो अकाउंट्स मैनेजर है उसने आपको बताई है डिटेल्स, कहता है कि आप उसके लिए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, टैक्स गेन एंड लॉस ऑन डिस्पोजल आप क्या करें, कैलकुलेट करें टैक्स ईयर 2023 के लिए। अब आपको वो साल के स्टार्ट पर क्या बताता है, एसेट्स की डिटेल बताता है कि उसके पास 105 मिलियन की क्या पड़ी हुई, बिल्डिंग्स पड़ी हुई है, उसके पास 280 मिलियन की क्या पड़ी हुई है, मशीनरी पड़ी है, एंड आपके पास क्या पड़े, व्हीकल्स कितने हैं, 60 मिलियन के, फर्नीचर कितना आपके पास, 10 मिलियन का, एंड आपके पास कंप्यूटर इक्विपमेंट कितने हैं, 15 मिलियन के। वो कहता है कि आपने सारे जो बिजनेस एसेट्स हैं, सारे एसेट्स वो अक्वायर किए थे एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, मतलब कब किए थे, टैक्स ईयर 18 में किए थे, एक्सेप्ट फॉलोइंग एसेट्स। अब ये जो दो हैं उनके बारे में आपको सेपरेटली बता रहा है। कहते हैं एक व्हीकल है जो आपने परचेज किए थे 2 मिलियन के लिए, आपने परचेज किया था 2 मिलियन का, कब, टैक्स ईयर 20 में, और ये 50% यूज हो रहा है बिजनेस के लिए एंड 50% यूज हो रहा है अदर पर्पजेस के लिए। तो आपने इसकी कौन सी वाली टैक्सेशन करनी है, इसकी आपने वही टैक्सेशन करनी है जो आपको आज के लेक्चर में मैंने बताया है कि आपका ये पार्शियली यूज सेट आपने किस तरह कैलकुलेट करना है। मीन अब इसकी WDV आपने अपने किस तरह कैलकुलेट करनी है, जब आप टैक्स ईयर 23 की वर्किंग कर रहे होंगे, ठीक है, आप किस तरह इसकी वर्किंग करेंगे आपको पता चल जाएगा। अब आ गई आपके पास मशीन जो आपने परचेज की थी 2021 में, ठीक है, कॉस्ट, और ये आपकी उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगी, इसकी डिटेल्स आई हुई है। अब नेक्स्ट क्या है, अब बताता है कि ड्यूरिंग द ईयर
फॉलोइंग न्यू एसेट्स आर एक्वायर्ड। आपने एक यूज्ड मशीन एक्वायर की है 45 लाख रुपए की। कब? जून 1 2023 को। ये आपने परचेज किया एबीसी लिमिटेड से। अगर आपको कुछ भी मेंशन नहीं है तो आपने ये अज्यूम करना है कि एबीसी लिमिटेड कहाँ पर ये कहाँ की कंपनी है? पाकिस्तान की कंपनी है। मशीन आपका हर वक्त क्या होता है? एलिजिबल एसेट होता है फॉर इनिशियल अलाउंस। लेकिन क्योंकि ये यूज्ड मशीन है और ये पाकिस्तान में ही यूज्ड है, तो इस पर आपको इनिशियल अलाउंस नहीं होगा अलाउ नहीं होगा। सेकेंडली, ये परचेज किया साल के आखिरी मंथ में। हमने क्या पढ़ा था कि आप एसेट जिस दिन भी परचेज करें, टैक्स रूल में ईयर ऑफ परचेज में फुल ईयर डेप्रिसिएशन एंड ईयर ऑफ डिस्पोजल में नो डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो आपने इसकी ये वाली वर्किंग करनी है। फिर नेक्स्ट है एक्वायर्ड व्हीकल फॉर 85 लाख रुपए। ये कॉस्ट इसकी कितनी है? 75 लाख से ज्यादा है, तो इसकी कॉस्ट कितनी आप कंसिडर करेंगे? 7.5 मिलियन आप क्या करेंगे? कॉस्ट कंसिडर करेंगे। क्लियर? ये भी आपको मैंने पॉइंट जो समझाया था, हमने जो एग्जांपल की है, ये सिर्फ वही एग्जांपल आपकी यहाँ पर क्या हो रही है? टेस्ट हो रही है। फिर है कि आपने लैपटॉप अक्वायर किया 1,80,000 रुपए का। वो 50% यूज कहां पर हो रहा है? आपके बिजनेस पर्पज के लिए यूज हो रहा है। क्लियर? ऊपर मैंने व्हीकल क्यों दिया था? क्योंकि यहां पर मैं वो जो व्हीकल है उसको मैं आपको डिस्पोजल की वर्किंग करवा रहा हूं कि आपने एक पार्शियल यूज ऐसे टुकड़ा आप डिस्पोज ऑफ करते हैं, तो आपने किस तरह से वर्किंग करनी है, ये पीछे आपको मैं एग्जांपल में समझा भी चुका हूं। तो सेम आपको यहां पर वही अप्लाई होना है। फिर नेक्स्ट वो कहता है कि ड्यूरिंग द ईयर उसने ये एसेट्स क्या किए हैं? डिस्पोज ऑफ किए हैं। जी, पहले उसने बिल्डिंग डिस्पोज की है 15 मिलियन की, जो उसने परचेज की थी 12 मिलियन की। यहां पर सेल प्राइस एक्सीड कर रही है कॉस्ट से। अब हमने क्या डिस्कस किया था? अगर सेल प्राइस कॉस्ट इंक्रीज करती है, तो जब हम डिस्पोजल की वर्किंग करेंगे तो हम क्या कहेंगे? जो बिल्डिंग की कॉस्ट है वो किसकी इक्वलेंट है? सेल प्राइस की इक्वलेंट है। अभी ऊपर हमने एग्जांपल नीचे की है, सेम टू सेम आपने वो रूल अप्लाई करने हैं। फिर नेक्स्ट है कि आपने एक मशीन कहां पर एक्सपोर्ट की है? यूएसए, $30,000 की। अभी जो आपको मैंने मशीन की वर्किंग आगे दिखाई दी कि आपने मशीन एक्सपोर्ट की है सेम। कब की है? 15 जनवरी 23 पे। ये आपने परचेज कब की थी? 2021 में 8 मिलियन की। जो ये ऊपर आपने मशीन जहां पर परचेज की थी, वही क्या हो रही है? डिस्पोज हो रही है। ये जो ऊपर आपको व्हीकल की इन्फॉर्मेशन गिवन थी, ये आपको क्या हो रहा है? यहाँ पर व्हीकल डिस्पोज ऑफ हो रहा है ड्यूरिंग द ईयर। आपने इसकी वर्किंग करनी थी। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपने इसको रुपीस में कन्वर्ट करना है आपने गेन कैलकुलेट करने के लिए, वो आप रेट यूज करेंगे जिस डेट पर आपकी ट्रांजेक्शन हुई है। आपको मैंने दो रेट क्यों दी है? ताकि आपको पता हो कि आपने कौन सी डेट का रेट यूज करना है। आप जिस डेट पे आपकी ट्रांजेक्शन हुई है, आप वही डेट क्या करेंगे? यूज करेंगे। 30,000 मल्टीप्लाई बाय 220, आपके पास क्या आ जाएगी? कंसिडरेशन रिसीव्ड आ जाएगी। लेकिन आपको पता है कि आप इस पर्पज के लिए कंसिडरेशन क्या कैलकुलेट करते हैं? जो कॉस्ट होती है वो क्या होती है? आपकी कंसिडरेशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट, a vehicle which was originally purchased for 10 million in tax year 18 is disposed of for rupees 9 million। तो यहां पर आपने क्या करनी है? प्रोपोर्शनेट बेस पे आपने क्या करनी है? कंसिडरेशन रिसीव कैलकुलेट करनी है। एंड फिर आपने क्या करनी है? उसके ऊपर से प्रॉपर्टी डब्ल्यूडीवी कैलकुलेट करनी है। ये इसका क्या वर्किंग होगी? आप इसकी कंसिडरेशन किस तरह, आप इसकी सेल प्रोसीड किस तरह कैलकुलेट करेंगे? 70 लाख। हमने कितने का परचेज किया था? हमने 10 मिलियन का परचेज किया था। मल्टीप्लाई पे आपके पास क्या अमाउंट आ जाएगी? ये आपकी है 9 मिलियन। ठीक है, आपके पास ये अमाउंट बन जाती है 75%। आपके पास अमाउंट बनती है 6750। ये आपकी क्या है? सेल प्रोसीड्स है। बाकी जो आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, वो आपने 18 की कैलकुलेट करनी है 7.5 मिलियन के हिसाब से। 19 की करनी है, 20 की करनी है, 21 की करनी है, 22 की करनी है। एंड 23rd की आप नहीं करेंगे, क्योंकि 23rd में आपके पास क्या है? आपके पास वो डिस्पोज ऑफ हो रहा है। तो ये आपको सारा सॉल्व करना है। आप इसकी पिक्चर ले लें, यहाँ पर ये आपके सामने है।
या आप इसकी पिक्चर ले लें, आपके पास ये आपको क्लियर हो जाएगा, ये देखिए, ताकि आप बाद में आप इसको सॉल्व करें। हमने इसको क्लियर कर लिया, हम सारी चीज़ें डिस्कस भी कर ली हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो किसी पॉइंट पे, तो आपने क्या करना है, कमेंट्स में मुझसे क्वेश्चन पूछना है लाज़मी।